एग्ज़ाम दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सर। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उत्प्लावन बल क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, तैरने का नियम और इनके अलावा कुछ सवाल जैसे जहाज एवं पनडुब्बियाँ पानी में कैसे तैरती हैं, बर्फ़ का जल में तैरना, लाइफ जैकेट किस तरह से काम करता है, व्यक्ति का जल में तैरना मतलब कैसे तैर लेता है, जीवित व्यक्ति पानी में डूब जाता है जबकि मुर्दा तैरता है, क्यों, क्या कारण है, हाइड्रोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बात करें उत्प्लावन बल की। उत्प्लावन बल को समझने के लिए हम एक उदाहरण का उपयोग करते हैं, का सहारा लेंगे। जैसे आप नहाते समय जिस कोई टब यूज़ करते होंगे, है ना, टब में पानी भरा हो और जब जग को डालते हैं पानी में डुबोने का प्रयास करते हैं तो आप एक बल का अनुभव करते होंगे, है ना। ये बल ये बल जग को डुबोने का विरोध करता है ना। या ऐसे कहिए कि जब जग को आप पानी में डुबो देते हैं तो ये बल जग को ऊपर की ओर धकेल देता है। क्लियर? इस बल को ही उत्प्लावन बल कहते हैं। क्लियर है? एक और उदाहरण, जब कुएं से आप पानी खींचते हैं तो जब आपकी बाल्टी पानी के भीतर होता है तो इस दशा में पानी बाल्टी पर ऊपर की ओर बल लगाता है जिससे बाल्टी आपको हल्की लगती है। लेकिन यही बाल्टी जब पानी के लेवल से यानी पानी से ऊपर आती है, ये पानी उसमें भरा होना चाहिए, ऊपर आती है तो आपको वज़न लगता है, जबकि पानी में कम, मतलब हल्की लगती है। क्यों? क्योंकि पानी में होने की दशा में पानी ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगाता है जिसके कारण बाल्टी हल्की लगने लगती है। तो उम्मीद है आप उत्प्लावन बल समझ गए होंगे। उत्प्लावन बल दो बातों पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल, इसे इंग्लिश में बॉयंट फोर्स कहते हैं। क्लियर? उत्प्लावन बल दो बातों पर निर्भर करता है। पहले, वस्तु के आयतन पर, कौन सी वस्तु जो डुबोई जा रही है, और दूसरा द्रव के घनत्व पर, मतलब जिस द्रव में आप डुबो रहे हैं। द्रव का मतलब यहाँ पर है फ्लड से, मतलब फ्लूइड से, तरल से है। वो आपका द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो फ्लूइड मतलब द्रव या गैस। तो ऐसे में उत्प्लावन बल आयतन पर भी निर्भर करता है और घनत्व पर। किसी वस्तु का यदि आयतन ज़्यादा होगा और द्रव में डुबोए जाए तो उस वस्तु पर द्रव जो है ज़्यादा बल आरोपित करेगा उत्प्लावन बल, और यदि वस्तु का यानी द्रव का घनत्व ज़्यादा है तब भी द्रव ज़्यादा उत्प्लावन बल आरोपित करेगा। क्लियर? अभी कैसे उत्प्लावन बल उत्पन्न होता है थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक बर्तन है जिसमें पानी भरा है, ठीक है, और इस बर्तन में हम किसी पदार्थ को डालते हैं। मान लो यहाँ तक पानी इस तरह से भरा है और इस बर्तन में हम इस बेलनाकार वस्तु को डालते हैं। ठीक है, जब आप इस बेलनाकार वस्तु को इसमें डालेंगे या डुबोएंगे तो ऐसे में जो द्रव है यानी लिक्विड, ये चारों तरफ से इस पर दाब आरोपित करता है ना। इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, नीचे से भी, ऊपर से भी, चारों तरफ से इस पर दाब आरोपित करता है। इन सभी दाबों का यानी इन सभी बलों का जो परिणामी बल निकल कर आता है यानी परिणामी रिजल्टेंट फोर्स है, वो ऊपर की ओर काम करता है और उसी परिणामी बल को बॉयंट फोर्स FB कहते हैं। क्लियर? तो उत्प्लावन बल कहाँ से उत्पन्न होता है? जब किसी वस्तु को हम पानी में यानी द्रव में डुबोएंगे या गैस में कह लीजिए, तो ऐसे में उस पृष्ठ के यानी उस ठोस वस्तु के चारों तरफ लगने वाले सभी बलों का जो परिणामी बल होता है उसी को ही उत्प्लावन बल कहते हैं और इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होता है। क्लियर? हमने कहा ये आयतन और घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे इसी द्रव में हम दो गेंद लेते हैं, मतलब एक छोटी सी गेंद हो इस तरह से और एक बड़ी सी गेंद हो, इनको पानी में डालें या छोड़ दें तो क्या होता है? छोटी गेंद डूब जाती है, डूब जाएगी, लेकिन बड़ी वाली गेंद नहीं डूबती। कारण छोटी गेंद का नहीं डूबती, छोटी वाली गेंद डूब जाती जबकि बड़ी वाली नहीं डूबती। कारण ये है क्योंकि इसका जो आयतन है इस वाले का वो कम है। ठीक है,
वो कम है, जबकि इस बड़े से आकार वाले गेंद का आयतन ज़्यादा होने के नाते इस पर द्रव ऊपर की ओर ज़्यादा बल आरोपित करेगा, ज़्यादा उत्प्लावन बल आरोपित करेगा और वस्तु ऊपर ही रहेगी, तैरेगी, कहने का मतलब। क्लियर है। घनत्व की बात करें तो ये जो साधारण जल है और समुद्री जल की बात करें, दोनों में अंतर है। समुद्री जल का घनत्व ज़्यादा होता है, इसीलिए समुद्र जल में यानी समुद्र में तैरना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि वहाँ पर द्रव का घनत्व ज़्यादा होने के नाते वो आपको ऊपर उठा रखती है, ऊपर उठाए रखती है, जिससे आप तैर लेते हैं। लेकिन साधारण जल मतलब नॉर्मल पानी में अगर आप तैरने का प्रयास करें तो डूब जाते हैं, कारण घनत्व का है। जैसे एक और उदाहरण दें, लोहे का टुकड़ा हो यानी खंड, कोई पिंड टाइप का, उसको अगर मरकरी में डालें, मरकरी लिक्विड में डालें तो वो नहीं डूबता, लेकिन उसी लोहे के टुकड़े को पानी में डालें, देखिए वो डूब जाता है। कारण ये है कि मरकरी लिक्विड का जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है आयरन के घनत्व से। क्लियर। इसलिए आपका लोहे का टुकड़ा नहीं डूबता मरकरी लिक्विड में। क्लियर। बात करें आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन बल से संबंधित है। थोड़ा समझिए कैसे। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं पूरी तरीके से या आंशिक रूप से, तो ऐसे में उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, और इस उत्प्लावन बल का मान इस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। क्लियर। बायवेंसी फोर्स यानी बायवेंट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और इसका मान कितना होगा, इस वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। एक उदाहरण, मान लीजिए हम एक ऐसे ही बर्तन का उपयोग करते हैं जिसमें लिक्विड इस तरह से भरा है और यहाँ तक, या कह लीजिए इस ऐसे लबालब भरा है, और ये जो बर्तन है एक बड़े बर्तन में रखा गया है। ठीक है, बड़े बर्तन में रखा गया। इसमें इस बड़े वाले बर्तन में पानी नहीं है, वो खाली है, जबकि इस छोटे बर्तन पानी लबालब पूरी तरीके से भरा है। इसमें कोई भी वस्तु लाएंगे, ठोस वस्तु अगर डालते हैं, देखिए जैसे इसी ठोस वस्तु बेलनाकार वस्तु को इसमें डालिए, रखते हैं, तो देखिए क्या होता है, ये वस्तु कुछ पानी को विस्थापित कर देता है। पानी यहाँ से निकलकर इस तरफ और इस तरफ गिरने लगता है। देखा ये गया था कि इस वस्तु का जो भार है हवा में, मान लीजिए अगर 10 किलोग्राम है, पानी में डालने पर इसके भार में कुछ कमी आ जाती है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आप नहाने गए हों, ठीक है, और आप आपके परिवार में या घर में कोई एक ऐसा लड़का जिसको आप बार बार उठाते हैं, घर में उठाए होंगे कभी, उसके वज़न को आप फील किए होंगे, लेकिन जब वही आपके साथ टंकी में या नदी में नहा रहा होता है, वहाँ उठा के देखिए, उठाने का प्रयास करिए स्विमिंग पूल में, तो आपको हल्का लगता है। कारण भाई क्यों हल्का लगता है, यहाँ समझिए। इस वस्तु का भार बाहर यानी हवा में 10 किलोग्राम था, लेकिन जब पानी में डालते हैं तो इसका भार कुछ कम हो जाता है। जैसे इसका भार अब हो जाता है 8 किलोग्राम। 2 किलोग्राम कहाँ गया, तो देखा ही गया कि जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये वस्तु जो है, इस वस्तु को, इस द्रव को उतना ही विस्थापित करता है जितना इसके भार में कमी हो जाती है। मतलब ये लगभग 2 किलोग्राम पानी को, यानी 2 किलोग्राम पानी को विस्थापित कर देता है। क्लियर है। इस विस्थापित द्रव का जो भार है वो इस वस्तु के भार में हुए आंशिक कमी के बराबर होता है। यानी आप यहाँ पर एक शब्द और जोड़ सकते हैं बराबर करके, वस्तु के भार में आंशिक कमी। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप। उत्प्लावन बल वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर है और साथ ही साथ वस्तु के भार में आंशिक कमी के बराबर है। क्लियर है। अब एक बात समझिए, वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव का भार जितना ज़्यादा होगा उत्प्लावन बल उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से मिल रहा है। जैसे
कोई भी वस्तु हो, अगर द्रव में डाला जाए या उसको उतरता है, मतलब डुबोने का प्रयास किया जाए, यदि वस्तु ज़्यादा द्रव को विस्थापित कर लेता है, मतलब अपने भार से कहीं ज़्यादा द्रव को विस्थापित कर लेता है, तो ऐसे में उस वस्तु पर ज़्यादा उत्प्लावन बल लगेगा। जैसे नाव के तैरने की दशा में यही होता है। देखिए, मान लीजिए ये समुद्र है या फिर नदी है, नाव इस तरह से रहेगा, है ना, ये ठीक है, और नाव के इस भीतर यहाँ पर जो हिस्सा ये खोखला होता है। क्लियर? इसको हम एक और उदाहरण से यहाँ समझाते हैं, थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कटोरी है, ठीक है, जिसमें वही आप कुछ खाते पीते हैं। उस कटोरी को ले आकर के आप इसमें डालिए, इस द्रव में, भाई पानी बाहर निकलेगा। पानी को बाहर नहीं निकालना है तो आप इसको चाहो तो थोड़ा सा और ऊपर कर दो, ठीक है। तो जब आप कटोरी को डालते हो तो कटोरी देखो कुछ इस तरह से, इस तरह से होगी, है ना, ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो कटोरी किसी भी धातु से बना हो सकता है वो स्टील हो, तो देख रहे हैं आप, या लोहा हो। तो ऐसे में उस लोहे की जो बात करें, लोहा सिर्फ इन किनारों पर है, यहाँ पर है, और बीच में खाली होता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, ऐसे में देखें तो इस लोहे का द्रव्यमान सिर्फ इतना ही है, ये इनके कारण है। जबकि ये जो कटोरी है ये लगभग देखिए इतने पानी को हटा दिया है। इतने पानी का द्रव्यमान देखें और इस लोहे के द्रव्यमान को देखें तो पानी का द्रव्यमान ज़्यादा प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जो कटोरी है ये अपने भार से ज़्यादा पानी को विस्थापित कर दिया है, जिससे ये पानी ऊपर की ओर उठ जाता है। क्लियर? यही होता है नाव के साथ। नाव ऐसे होता है कुछ इस आकार से, बीच में खोखला होता है। ऐसे में जो इसका आयतन है, जो तली वाला हिस्सा होता है, कुछ तली वाला हिस्सा जो देख रहे हैं आप, ये तली पानी को विस्थापित करता है, ठीक है। और विस्थापित पानी का द्रव्यमान ज़्यादा होता है इसके भार से। मतलब ये कहने का है कि विस्थापित द्रव का भार इसके भार से ज़्यादा होता है, जिससे इस बोट पर उत्प्लावन बल जो ऊपर की ओर लग रहा है उसका मान ज़्यादा प्राप्त होता है और इस बोट को ऊपर की ओर उठाए रखता है, जिससे आपकी नाव तैरने लगती है या तैरती रहती है। क्लियर है? क्लियर है? आपका यानी व्यक्ति का तैरना भी इसी का एक उदाहरण है। व्यक्ति अगर चाहे नदी में या तालाब में अगर कूदे तो कूदने पर क्या होता है, यदि शांति से वहाँ पर उसमें रहे तो वो डूब जाता है। कारण क्या है? क्योंकि जो उसका भार है, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का जो भार है वो जो द्रव को विस्थापित करता है, उसके कारण जो द्रव विस्थापित होता है उस द्रव का भार ज़्यादा नहीं होता। समझ रहे हैं? कहने का मतलब उसके भार से, व्यक्ति के भार से विस्थापित द्रव का भार कम रहता है, जिससे वो डूब जाता है। लेकिन तैरता कैसे है फिर? तैरने की दशा में जब व्यक्ति नदी में होता है तो वो अपने हाथों से पानी को इधर उधर धकेलता है, विस्थापित कर देता है, जिससे अब विस्थापित द्रव का मान ज़्यादा हो जाता है। पहले तो डूबा, उसके पूरे आयतन के कारण द्रव विस्थापित हुआ, अब और पानी को धकेल रहा है, अब विस्थापित द्रव का मान और बढ़ गया। ऐसे में विस्थापित द्रव का कुल भार उस व्यक्ति के भार से ज़्यादा होने के नाते उस पर उत्प्लावन बल ज़्यादा लगाता है और वह व्यक्ति तैर लेता है। क्लियर है? तो कारण है आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्लियर? तैरने का नियम की बात करें तो तैरने का नियम जैसे देखिए, यहाँ हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं अब। क्लियर? एक बर्तन है, सपोज करो ये समुद्र है, ठीक, ये समुद्र है और इसी में कोई वस्तु यहाँ पर है, सपोज करो ये। अगर ये वस्तु तैर रही है तो इस पर दो, मतलब बीच में है, संतुलित अवस्था में है, तो ऐसे में इस पर दो बल कार्य कर रहे होंगे। एक तो इस वस्तु का, इस सॉलिड बॉडी का भार नीचे की तरफ, भार mg, ये इसका सेंटर ऑफ मास रहा, और दूसरा बल जो ऊपर की ओर लगता है वो है द्रव के कारण आरोपित उत्प्लावन बल Fb, बायंट फोर्स। क्लियर?
यदि दोनों बल बराबर हैं, Fb बराबर mg, तो वस्तु तैरेगी, मतलब जहाँ है वहीं पर रहेगी, है ना। तो तैरने की कंडीशन क्या होना चाहिए, वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर होना चाहिए। क्लियर। दूसरा, ऐसी दशा में वस्तु तैरेगी। क्लियर। दूसरा, यदि भार कम है, मतलब ये जो भार दिख रहा है mg का मान Fb से कम है, मतलब ये रहा कि Fb इज ग्रेटर देन mg, तो उत्प्लावन बल का मान ज़्यादा होने के नाते इस वस्तु को ऊपर की ओर धकेल देगा, मतलब ऐसे में वस्तु सतह पर आ जाएगी, यहाँ सतह पर, ऐसे में यहाँ पर तैरेगी। ठीक है। अगर बराबर होगा तो बीच में आकर तैरेगी, द्रव के भीतर। ठीक है। कंडीशन ये रहा इसके लिए, और इस कंडीशन के लिए वस्तु ऊपर तैरेगी। क्लियर। तो तैरेगी यहाँ पर भी। तीसरे की बात करें, यदि इस वस्तु का जो भार है mg का मान उत्प्लावन बल से ज़्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी। mg का मान Fb से ज़्यादा होगा तो वस्तु डूबेगी, मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, डूबेगी, और इस कंडीशन में तैरेगी। कहाँ पर, तो उसकी सतह पर, और यहाँ पर तैरेगी, लेकिन कहाँ पर, द्रव के भीतर। क्लियर है। अगर आप देखें Fb की कंडीशन में, मतलब Fb इज इक्वल्स टू mg, यहाँ पर तो एक और रिलेशन निकालते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखिए, तो Fb क्या है, Fb क्या है, बॉयंट फोर्स है। ऐसे में इस उत्प्लावन बल की बात करें तो इस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार के बराबर होगा। तो द्रव का भार कितना होगा, कितना विस्थापित हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ देखिए, मान लीजिए विस्थापित द्रव का भार है m डैश और गुरुत्वीय त्वरण g, बाकी mg। m क्या है, इस वस्तु का भार, और m डैश क्या है, तो इसके द्वारा विस्थापित द्रव का भार। क्लियर। इसके द्वारा विस्थापित द्रव की भार के लिए हम बात करें। अब आप जानते हैं द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान m बराबर आयतन v गुणे घनत्व रो। मान लो इस द्रव का घनत्व रो है, इस वस्तु का घनत्व सिग्मा है, और इस वस्तु का जो आयतन है वो v है। क्लियर। तो ऐसे में ये वस्तु अगर पानी के भीतर आ जाएगा, पानी में आएगा या पूरी तरह से अगर डूबता है, तो ऐसे में ये अपने आयतन के बराबर के द्रव के आयतन को विस्थापित करेगा। क्लियर। अपने आयतन के बराबर कि पानी को, यानी उसका भी आयतन, विस्थापित पानी का भी आयतन बराबर होगा। ठीक है। तो ऐसे में आयतन v, तो इस वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव की बात हो रही है, तो द्रव का आयतन v होगा, और द्रव का घनत्व तो कितना है, रो, तो v रो और इंटू g, गुणे का चिन्ह यहाँ पर, बराबर mg। m क्या है, इस द्रव का द्रव्यमान, तो m बराबर इस वस्तु का आयतन v और इस वस्तु का घनत्व सिग्मा और इंटू g। g से g कैंसिल, v से v कैंसिल। आप देख रहे हैं कि रो बराबर सिग्मा, है ना। यदि Fb बराबर mg, तो इसका मतलब है कि रो बराबर सिग्मा, द्रव का घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व। अगर दोनों बराबर होंगे तो वस्तु तैरेगी। यदि Fb इज ग्रेटर देन mg, तो इसका मतलब रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, तब यहाँ पर इस तरह से ग्रेटर का चिन्ह हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे में क्या होगा, यानी उत्प्लावन बल का मान भार से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ये भी है कि द्रव का घनत्व वस्तु के घनत्व से ज़्यादा होगा तो वस्तु तैरेगी। क्लियर। और यदि Fb इज लेस देन mg, तो इसका मतलब ये रहा कि रो इज लेस देन सिग्मा, मतलब द्रव का घनत्व वस्तु के घनत्व से कम है तो वस्तु डूब जाएगी। अब इन्हीं थियरीज पर, इन्हीं नियमों पर आधारित ये कुछ सवाल हैं, थोड़ा सा समझिए।